नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा का तृतीय प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश वित्तीय लेखा नियम एवं विश्वविद्यालय नियमों के संबंध में होता है और इसमें विश्वविद्यालय के नियमों के संबंध में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और उत्तर प्रदेश वित्तीय लेखा नियमों के बारे में 7 क्वेश्चन आते हैं। विगत 2 वर्षों में विश्वविद्यालय से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया। 2014 और 2018 2 सहायक कुल सचिव परीक्षाएं हो चुकी हैं। 2007 में 1 या 2 प्रश्न आए थे और अन्य विश्वविद्यालयों में यानी कि अन्य राज्य के विश्वविद्यालय सहायक कुल सचिव परीक्षा में विश्वविद्यालय संबंधित प्रश्न आता है, जिसमें पत्राचार का प्रश्न हो सकता है, वहाँ के कार्यालय प्रक्रिया का प्रश्न हो सकता है और शिक्षकों या अन्य कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में योग्यता अर्हता के संबंध में प्रश्न हो सकता है। तो देखिए आपके स्क्रीन में ये विगत वर्ष में लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक कुल सचिव परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न था, देखिएगा, ये 20 नंबर के 30 नंबर के प्रश्न थे, जिसमें कि छोटे छोटे प्रश्न बनाए गए हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जब भी कोई मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में ज़रूर सुना करिए और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाया करिए। जब वो छोटे छोटे क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको वो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और वो प्रश्नों को बनाते समय आपको कहीं समस्या आती है तो आप उस पर टिप्पणी करिए। किसी इशू पर आपको लगता है कि कहीं न कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस पर आप टिप्पणी कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न बने, 2-2 नंबर के प्रश्न बने, मान लीजिए 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, या तो वो 4 टिप्पणी दे सकता है या 2 लॉन्ग आंसर दे सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 नंबर के 10 टिप्पणियां दे दे और टू द पॉइंट पूछ ले आपसे। ऐसे ही विश्वविद्यालय के संबंध में प्रश्न आ सकता है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैंने अपने पिछले विश्वविद्यालय के वीडियो लगभग 3-4 वीडियो बनाए हैं, उसी से आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से सुन रखे हैं, उसके नोट्स बना रखे हैं तो समस्या नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन था कि छठे वेतनमान के बाद यूजीसी द्वारा शिक्षकों के क्या पदनाम रखे गए। तो आप बता दें, छठे वेतनमान जो आपके 2006 में लागू हुआ था, 7वां वेतनमान 2016 में लागू हुआ है, अब 8वां वेतनमान 2026 में लागू होगा। तो 6 से पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के नाम से हम विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नहीं जानते थे। इनको हम प्रवक्ता और उसके बाद रीडर और उसके बाद प्रोफेसर, इन नामों जानते थे। असिस्टेंट प्रोफेसर को हम प्रवक्ता कहते थे, लेक्चरर कहते थे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो भी होता था। एसोसिएट प्रोफेसर को हम रीडर कहते थे, प्रोफेसर को प्रोफेसर ही कहते थे, क्योंकि आपको पता है ये प्रोफेसर बहुत पुराना नाम है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आया था, ये 2010 में क्वेश्चन आया था किसी अन्य आयोग के पेपर में कि छठे वेतनमान के बाद यूजीसी द्वारा शिक्षकों को क्या पदनाम रखा गया था। तो पदनाम रखा गया असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। दूसरा क्वेश्चन आया था शिक्षकों के लिए स्वीकृत पे बैंड लिखिए। चूंकि 6वें वेतन आयोग के समय का प्रश्न था तो मैंने इसलिए लिख दिया है। उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर को 15,600, 39,100 पे बैंड में बैंड पे मिनिमम आगे हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पे बैंड पूछ रखा है केवल। तो 15,600, 39,100 का पे बैंड था और एजीपी 6,000, 7,000, 8,000 थी। आपको पता ही है, प्रवक्ता हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, 3 ग्रेड पे इनकी पदोन्नतियां होती थी। 6,000 के ग्रेड पे में इनकी सीधी भर्ती होती थी। आपको पता होना चाहिए, सरकारी अधिकारी जो गस्टेड अधिकारी, क्लास 2 अधिकारी जब सेवा में आता है, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, वो 5400 ग्रेड पे से अपनी नौकरी शुरुआत करता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर 6,000 ग्रेड पे से स्टार्ट करता था और अगला ग्रेड पे उसको 7,000 मिलता था, 8,000। ये सामान जो हमारे ऊपर लागू हुए, सरकारी सेवकों पर लागू हुए या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर लागू हुए, ये इनके लिए नहीं था। इनके लिए अलग से आपका एजीपी बनाई गई थी। एजीपी का फुल फॉर्म एकेडमिक ग्रेड पे है। ठीक है।
तो और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए ग्रेड पे होता था 5400, 6600, 7600, 8700, 8900, 10,000। ये सरकारी कर्मचारियों का ग्रेड पे था अधिकारी वर्ग में 54, 6600, 7600, 8700 और 8900 और 10,000। लेकिन शिक्षकों के लिए 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 सीधे 1,000 के अंतर से बढ़ता था। एसोसिएट प्रोफेसर का पे बैंड 37,400, 67,000 था और 9,000 में आते थे। और प्रोफेसर भी 37,400, 67,000 और 10,000 ग्रेड पे है। ठीक है, ये छठे वेतन आयोग में था। इसको देखिए 7वां वेतन आयोग मैंने बताया नीचे। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेवल 10 दिया जाता है इस समय और उसका मिनिमम वेतन 57,700 है, न्यूनतम वेतन 57,700 है और अधिकतम वेतन 2,11,500। ये कभी कभी पूछ सकता है कि एक प्रोफेसर को अधिकतम वेतन कितना मिल सकता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को अधिकतम वेतन कितना मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर जब सीधी भर्ती के पद पे आता है तो उसको लेवल 10 दिया जाएगा और 57,700 पे उसको फिक्स कर दिया जाएगा। अगर उसे कोई पदोन्नति नहीं होती है और वो अपने कोई भी एपीआई पीबीएस के मानक पूरे नहीं करता है तो वो इसी पद पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, अपने नियमित फिटमेंट तालिका में इंक्रीमेंट के साथ अधिकतम 2,11,500 तक जा सकता है। और ये देखिए लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 लेवल हैं, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेज में रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर आता है एसोसिएट प्रोफेसर, इसका लेवल 13A है और स्टेज 4 है। ये चौथे स्टेज में आएगा ये पद एसोसिएट प्रोफेसर का, लेवल 13A मिलेगा और इसका न्यूनतम वेतन 1,31,400 है और 2,17,100 तक जा सकता है। अगर एक एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कोई व्यक्ति आता है या पदोन्नत द्वारा आता है तो ये अधिकतम 2,17,100 तक जाएगा, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रही बात प्रोफेसर की, प्रोफेसर लेवल 14 में सीधे आता है, लेवल 14 में इसकी नियुक्ति होती है और अगर सीधी भर्ती के पद में है तो लेवल 14 पे आएगा, पदोन्नत के द्वारा भी आएगा तो लेवल 14 पे आएगा। तो इसको मिनिमम वेतन 1,44,200 है और ये 2,18,200 तक जा सकता है। और सीनियर प्रोफेसर हमने आपको बताया था, टोटल प्रोफेसर के 10% जो प्रोफेसर होते हैं उनको सीनियर प्रोफेसर का दर्जा दिया जाता है और लेवल 15 दे दिया जाता है। इनका मिनिमम वेतन 1,82,200 और अधिकतम 2,24,100 है। आपको मैंने बता रखा था कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे किसी भी राज्य में सबसे बड़ा वेतन मुख्य सचिव का होता है, चीफ सेक्रेटरी का होता है, वो 2,25,000 फिक्स है। तो देखिए प्रोफेसर के वेतन को उससे कम ही रखा गया है, 2,24,100 पे सीमित कर दिया गया है, 2,25,000 तक उसको नहीं पहुंचने दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सिविल सर्वेंट में सबसे बड़ा चीफ सेक्रेटरी होता है, उससे कम ही वेतन रहता है, लेवल 15। ठीक है, प्रोफेसर का लेवल 14 होता है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, नॉन आईएएस, अगर नॉन आईएएस हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं तो वो लेवल 14 के ऊपर नहीं जाते हैं, यानी कि ग्रेड पे 10,000 और लेवल 14। ठीक है, तो एक प्रोफेसर अगर आता है तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी विभाग का अगर है, वो नॉन आईएएस है तो उसके इक्विवेलेंट देखिए आएगा लेवल 14 पर। अब आता है एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने की क्या योग्यता है। पहले बता चुका हूं, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेसर बनना चाहता है एसोसिएट प्रोफेसर से तो 3 वर्ष की सेवा एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पूरा करे और पीएचडी का धारक हो और एपीआई आधारित पीबीएस मानक पूर्ण करता हो। जो भी उसकी न्यूनतम मार्ता है एपीआई आधारित वो पूर्ण करता हो। आपको पहले बता चुका हूं, एपीआई आधारित पीबीएस जो मानक होता है वो उसमें शिक्षण के संबंध में, शैक्षिक जीवन में विभिन्न योग्यताएं और उपलब्धियां होती हैं। किताबें लिखना, पब्लिकेशन कराना, शोध पत्र लिखना, नीति पत्र लिखना, पाठ्यक्रम तैयार करना, रिसर्च कराना, पीएचडी कराना, अभ्यर्थियों को, बच्चों को विभिन्न प्रकार की यूजीसी के नए प्रोग्रामों में शामिल होना, क्लासेस लेना, यूपीएससी के इंटरव्यू में जाना, विभिन्न प्रकार के जो एक अच्छे शिक्षक के जीवन में उपलब्धियां हो सकती हैं, उन सब के उसमें अंक निर्धारित हैं। उन उत्कृष्टता के आधार पर, उन एक्सेलेंसी के आधार पर आपका ये अंक निर्धारित हैं हर काम के लिए और जितना अधिक अंक वो लेके आएगा उसमें से एक न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। अगर वो आप न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अर्हता पूर्ण कर लेंगे। और जैसे जैसे प्रमोशन होता है वैसे वैसे ये कठिन नियम हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीआई आधारित पीबीएस आसान होगी
क्योंकि पता है असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत बड़ी उपलब्धियां शुरुआती जीवन में नहीं कर सकता है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, और प्रोफेसर के लिए और कठिन हो जाएगा। 10 किताबें आ जाएंगी, नीट पत्र आएंगे, शोध पत्र होंगे, और अधिक से अधिक पीएचडी कराने का अनुभव होगा। यूजीसी, नैक, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में रिसर्च के रूप में उनकी भूमिका होगी। इस प्रकार के तमाम चीज़ों को जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छठे वेतनमान में अनुमान्य ग्रेड पे किस नाम से कहा गया? तो जैसे मैंने बोला था, अनुमान ग्रेड पे को एजीपी कहते थे। एक एजीपी का फुल फॉर्म एकेडमिक ग्रेड पे है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको स्ट्राइक कर जाएगा, नंबर आ जाएंगे। नहीं आप स्ट्राइक कर पाएगा 3-4 नंबर कट जाएंगे। केवल इतना लिखना है। सीधे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त के समय किस पे बैंड में न्यूनतम कितना वेतन निर्धारित होगा? अगर कोई व्यक्ति सीधे प्रोफेसर बनता है तो 8 वर्ष की उसकी शैक्षणिक सेवा का अनुभव है, 8 साल तक कम से कम उसने पढ़ा रखा है, 10 साल तक पढ़ा रखा है, तो 10 साल के पढ़ाने के बाद वो पे बैंड 37,400 67,000 में आएगा। एजीपी 10,000 होगा, ये पुराना पे बैंड है। पे बैंड 4 कहलाएगा, और न्यूनतम वेतन 53,000 मिलता था। ठीक है, 53,000 रुपये छठे वेतन आयोग में ये मिलता था। 37,400 से 67,000 तक का पे बैंड था, और इसका एकेडमिक ग्रेड पे 10,000 था। ये पे बैंड 4 का अधिकारी होता था, और न्यूनतम वेतन 53,000 था। यही 7वें वेतन में लेवल 14 का अधिकारी होता है, स्टेज 5 मिलता है, और न्यूनतम वेतन 1,44,200 है। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम तो कहते हैं सबको लिख लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर किस लेवल के अधिकारी होते हैं, और कौन कौन से इनके न्यूनतम वेतनमान, अधिकतम वेतनमान है, सब याद रखिएगा। किसी प्रकार से क्वेश्चन अगला आ सकता है अब परीक्षा में। प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति, पदोन्नति या नामांकन के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? तो प्रोफेसर के पद पर अगर कोई व्यक्ति प्रोफेसर के पद पर आता है तो देखिए क्या उसका अनुभव है। एक तो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हो, प्रेस्टिजियस एमिनेंट स्कॉलर। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित मतलब प्रेस्टिजियस एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? ये तो उसके एपीआई आधारित पीबीएस से पता चल जाएगा कि कितना वो विद्वान व्यक्ति है। और दूसरा पीएचडी होना चाहिए। तीसरा 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय में उसने 10 वर्ष पढ़ाया हो, किसी इंस्टीट्यूशंस में। कम से कम 10 पुस्तकें, शोध या नीट पत्रों का प्रकाशन कर चुका हो। इनमें से कुछ भी किया हो, चाहे 10 पुस्तकें किया हो, चाहे 10 रिसर्च पेपर किए हो, चाहे 10 पॉलिसी मैटर के पेपर्स किए हों, और एपीआई आधारित पीबीएस अर्तांक हो। इतना कम से कम मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। पदोन्नत हेतु प्रोफेसर, अगर कोई व्यक्ति पदोन्नत कर रहा है प्रोफेसर के पद पर, यानी कि एसोसिएट से प्रोफेसर बन रहा है, तब उसे लेवल 13A में एजीपी 9,000, पुराना छठे वेतनमान में हम जो एकेडमिक ग्रेड पे कहते थे वो 9,000 था एसोसिएट प्रोफेसर का, तो उसमें कम से कम 3 वर्ष की नौकरी किया हो। और 7वें वेतन आयोग में लेवल 13A में 3 वर्ष का पढ़ाया हो, और पीएचडी रखता हो अनिवार्य रूप से। ये 2 अनिवार्यता है। प्रोफेसर पद पर पदोन्नत नामांकन किया सकता है, लेकिन एपीआई आधारित पीबीएस में अपेक्षित स्कोर अर्जित किया हो। न्यूनतम स्कोर भी होना चाहिए पीबीएस का। ठीक है, तो 3 अर्हताएं पूरी करता हो। 13A में 3 साल, साथ में पीएचडी, साथ में पीबीएस का न्यूनतम स्कोर, अपेक्षित स्कोर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय कुलपति का वेतन कितना होता है? छठे वेतनमान में 75,000 फिक्स किया गया था, और विशेष भत्ता 5,000 रुपये दिया जाता था। 7वें वेतन आयोग में 2,10,000 फीस है, और विशेष भत्ता 5,000 है। तो देखिए, एक जो सीनियर प्रोफेसर होता है जो कि 1,82,200 से 2,24,100 तक गया अधिकतम, उससे भी कम वेतन कुलपति का होता है। इसलिए कभी कभी वाइस चांसलर कहते हैं कि मेरा वेतन पहले ज़्यादा था जब मैं प्रोफेसर था, अब मेरा वेतन यहाँ कम हो गया है। क्योंकि हो सकता है उस समय उसका वेतन 2,24,100 अधिकतम पहुँच गया हो, लेकिन जब वो कुलपति बनेगा तो 2,10,000 फिक्स दिया जाएगा, साथ ही साथ उसको 5,000 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है मुख्य सचिव का वेतन 2,25,000 है। पीएचडी धारक शिक्षक की सीधी नियुक्ति के समय यूजीसी नियमों के अंतर्गत कितनी अग्रिम वेतनबद्ध अनुमान है? अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी धारण किए हुए, आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता 55% पारा स्नातक में होना चाहिए संबंधित विषय में, और साथ ही साथ नेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए। 5% का डिफरेंस हो सकता है पारा स्नातक में। अगर वो अन्य श्रेणी का है, ओबीसी, एससी, एसटी श्रेणी का है, तो वो 50% उसकी अर्हता होनी चाहिए। ठीक है,
तो नियुक्त के समय अगर वो व्यक्ति पीएचडी लेकर आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, तो उसे 5 नॉन कंपाउंड अग्रिम वेतन वृद्धि दे दी जाएगी, यानी कि 5 वेतन वृद्धियों के बराबर की धनराशि वेतन के साथ अलग से जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि 5 इंक्रीमेंट देने के बाद आपका वेतन निर्धारित कर दिया जाए। वो आएगा वो शुरुआती दौर पर ही। मान लीजिए कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है तो आएगा 57,700 के मिनिमम पे ही, लेकिन प्लस करके दिया जाएगा 5 जो उसके नॉन कंपाउंड अग्रिम वेतन वृद्धियां, उसमें जोड़ी नहीं जाएंगी, अलग से रखी जाएंगी। सेवा में रहते हुए पीएचडी अगर कोई प्रति करता है, अगर मान लीजिए नेट क्वालिफाई करके आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, और सेवा में रहते हुए जैसा आपको बताया था मैंने, स्टडी लीव लिया उसने 3 साल की नौकरी करने के बाद, और स्टडी लीव करके चला गया और पीएचडी करके आ गया, पीएचडी करके आएगा, सेवा उसने फिर ज्वाइन कर लिया, तब क्या करेंगे? तब हम उसे 3 नॉन कंपाउंड अग्रिम वेतन वृद्धि दे देंगे। अगर वो नौकरी में आने से पहले पीएचडी किए था तो 5 नॉन कंपाउंड अग्रिम वेतन वृद्धियां। अगर वो सेवा में रहते हुए छुट्टी लेकर गया और उसने पीएचडी धारण कर लिया तो 3 नॉन कंपाउंड अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी। एमफिल के लिए भी है, अगर आप एमफिल करके आते हैं तो 3 नॉन कंपाउंड था, अगर आप नौकरी में रहते हुए एमफिल करते हैं तो 1 नॉन कंपाउंड इंक्रीमेंट था। लेकिन चूंकि अब एमफिल की अर्हता को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हटा दिया गया है, इसलिए अब हम एमफिल की बात नहीं करेंगे। सेवा में रहते हुए पीएचडी धारण करने वाले कितनी, तो बता दिया 3 नॉन कंपाउंड है। असिस्टेंट प्रोफेसर कितने स्टेज के बाद एसोसिएट प्रोफेसर पदोन्नत होता है, बता चुका हूं मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 लेवल 10 होता है, स्टेज 2 लेवल 11 होता है, और स्टेज 3 लेवल 12 होता है। ठीक है, लेवल 10 में आप एंट्री करेगा, और लेवल 10 से 11 में जाने के लिए कम से कम 4 साल की नौकरी होनी चाहिए अगर वो पीएचडी है। अगर पीएचडी नहीं है तो 6 साल की नौकरी होनी चाहिए, तब जाके उसको लेवल 11 मिलेगा। और लेवल 11 से लेवल 12 में पहुंचने के लिए 5 साल की नौकरी होनी चाहिए। तो कम से कम 9 साल के बाद वो व्यक्ति एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता है, और 11 साल के बाद अगर वो नेट क्वालिफाई है तो 11 साल के बाद वो बनेगा एसोसिएट प्रोफेसर, बशर्ते एपीआई स्कोर, पीबीबीएस स्कोर उसको पूरा करना होगा। शिक्षकों के लिए कुल 6 स्टेज है। स्टेज 1, 2, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, स्टेज 4 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और स्टेज 5 और 6 प्रोफेसर के लिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स बना लीजिए, 1 लाइनर पॉइंट है। कहीं किसी प्रकार की कोई आपको आशंका है, दिक्कत आ रही है इन स्केल में, इन चीज़ों को समझने में, तो आप चर्चा करिए, और अगली बार किसी नए विषय पर, फाइनेंशियल रूल्स में किसी नए टॉपिक पर फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को, कैरियर मोटिवेशन को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन सभी अभ्यर्थियों को भी इसको ट्रांसफ़र करिए, स्थानांतरित करिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करिए, निवेदन करिए। जो बच्चे एकेडमी के अभी प्रारंभिक स्टेज में हैं, ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, और जो सिविल सेवा की पीसीएस की आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप आग्रह कीजिए कि मेरे इस ग्रुप से, मेरे इस चैनल से वो जरूर जुड़ें। ये निःशुल्क चैनल है, इसमें कोई शुल्क नहीं है, और प्रारंभ आप इस चैनल से करें और देखें किस प्रकार से सिविल सर्विसेज की तैयारी, यूपीपीएससी की तैयारी की जाती है। उसके बारे में आपको अच्छे से अच्छे टिप्स मिलेंगे, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होगा, और आप इस मोटिवेशनल चैनल से न केवल आप जुड़े रहेंगे बल्कि लोगों को भी जुड़ने के लिए आग्रह करते रहेंगे। ये चैनल आपके लिए इतना उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।